हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तैयारी विद तिवारी में। आज हम साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की युग्म साहचर्य फाइल देखेंगे जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई जाती है। सबसे पहले हम इसका सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे और उसके बाद में क्रियात्मक पक्ष। देखिए, इसमें युग्म साहचर्य में सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, स्मृति का अर्थ। स्मृति शब्द अंग्रेजी के मेमोरी शब्द का हिंदी रूपांतर है जो कि लैटिन भाषा के मेमोयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लंबे समय तक याद रखना। अतः स्मृति का अर्थ है पूर्व अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रहित रखने की क्षमता। ठीक है। स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति एक दैहिक प्रक्रिया है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक स्मृति को मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। वास्तव में स्मृति एक मनोदैहिक योग्यता कहना अधिक उपयुक्त है। ठीक है। अब इसका स्मृति का अर्थ हो गया। अब हमें लिखना है स्मृति की परिभाषाएं। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। ये किसने दी है? वुडवर्थ ने। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व में सीखी गई प्रतिक्रियाओं के कुछ लक्षणों को वर्तमान अनुक्रिया में व्यक्त करना ही स्मरण है। ये किसने दी है? हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने। ठीक है। ये दो हो गई आपकी परिभाषाएं। अब देखिए स्मृति के तत्व। निसंदेह स्मृति एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता है जिसमें निम्न 4 प्रक्रियाएं सन्निहित हैं। अधिगम, ठीक है, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। ठीक है। अधिगम में नए ज्ञान का अनुभव, धारण हो गया सीखी गई बात को मस्तिष्क में संचित रखना, रिकॉल में सीखी गई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना, रिकॉग्निशन स्मरण का की गई बातों में त्रुटि नहीं करना। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्मृति की विशेषता। ये देखिए, आप इसमें से स्मृति की विशेषताएं देख के लिख लीजिएगा। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभवों की आवश्यकता पड़ने पर पुनः चेतना में लाया जाता है। स्मृति में सभी अनुभव व सीखी हुई बातें आती हैं। स्मृति पूर्व अनुभवों को सजीव करने की प्रक्रिया है। यह एक आदर्श पुनरावृत्ति है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं देखिए। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति की विशेषताओं के संबंध में भी चर्चा की है। उनके अनुसार अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र तथा सही पहचान, अनावश्यक बातों की विस्मृति, उपयोगिता। ठीक है। ये सब क्या है? अच्छी स्मृति की विशेषताएं। अब स्मृति के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति को कई ढंग से वर्गीकृत किया है, जिसका संक्षेप में वर्णन निम्न है। तात्कालीन स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। तात्कालिक स्मृति को सांवेदिक स्मृति भी कहते हैं। ठीक है। तात्कालिक स्मृति को क्या कहते हैं? सांवेदिक स्मृति भी कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति से तात्पर्य किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत तत्काल बाद उसे यथावत दोहराने की क्षमता से है। अस्थायी स्मृति, टेम्पोरेरी मेमोरी। अस्थायी स्मृति को लघु अवधि स्मृति भी कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति का तात्पर्य सीखने के थोड़े समय के उपरांत की अवधि में विषय वस्तु को दोहरा देने की क्षमता से है। स्थायी स्मृति से अभिप्राय सीखी गई बातों को लंबे समय तक के उपरांत बताने की क्षमता से है। नेक्स्ट है आख्यानात्मक स्मृति। आख्यानात्मक स्मृति से तात्पर्य व्यक्ति के साथ घटी व्यक्तिगत आख्यान तथा घटनाओं की स्मृति से होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों अथवा सूचनाओं से संबंधित होती है। नेक्स्ट है भाषाई स्मृति। भाषाई स्मृति से अभिप्राय घटनाओं तथा विचारों के परस्पर अंतर संबंधों की स्मृति से होता है। यह सामान्यकृत विचारों, सिद्धांतों, नियमों अथवा तथ्यों की पुनः प्रस्तुति से संबंधित होता है। फिर चैत्रिक स्मृति, रटंत स्मृति, आप लिख लीजिएगा देख के। तार्किक स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति। ठीक है। 10 टाइप्स लिखे हुए इसमें, आपको लिखने हैं और अच्छे से पढ़ने भी हैं। फिर स्मृति के नियम। बी.एन. झा के अनुसार स्मृति के नियम वे दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देती हैं। झा ने स्मृति के 3 नियम बताए हैं। पहला, आदत का नियम। ये किसने बताए हैं? बी.एन. झा ने स्मृति के 3 नियम बताए हैं। आदत का नियम, निरंतरता का नियम और परस्पर संबंध का नियम। देखिए, अब आदत के नियम में क्या कहते हैं? इस नियम के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, ठीक है, जब कोई भी विचार को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हमें बिना विचारे उसको व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। इस नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति बहुत काफी है। ठीक है। इसका संबंध रटंत स्मृति से है। ठीक, ये आदत का इस नियम हो गया। नेक्स्ट क्या है? निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से रटंत होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। अतः हमें उसको स्मरण करने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। उदाहरण, किसी मधुर संगीत को सुनने या किसी दर्दनाक घटना को देखने के बाद हम बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाते हैं। ठीक।
कॉलिंस एंड व ड्राइवर के शब्दों में निरंतरता का नियम तत्कालिक स्मृति में महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का नियम। इस नियम को साहचर्य का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित कर देते हैं तो तब उसमें से किसी एक का स्मरण होने पर हम दूसरा स्वयं ही हमें याद आ जाता है। उदाहरण, कहीं भी अहिंसा की बात होने पर हमें गांधी जी की तुरंत याद आ जाती है। ये क्या है? परस्पर संबंध का नियम। ठीक, अब स्मरण की विधियां। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्मरण करने की अनेक विधियों का उल्लेख किया गया, जिसमें से कुछ निम्न है। पूर्ण विधि, फिर खंड विधि, सांतर विधि, निरंतर विधि, सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, अवबोध विधि, रटंत विधि। ठीक है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसको। पूर्ण विधि, स्मरण करने की इस विधि से तात्पर्य किसी पाठ को एक साथ प्रारंभ से अंत तक दोहराकर याद करने से है। खंड विधि, इस विधि में पाठ को छोटे छोटे कुछ खंडों में विभक्त करके एक एक खंड को याद किया जाता है। सांतर विधि, इस विधि में किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए उसे अनेक समयांतरालों पर बार बार दोहराकर याद किया जाता है। स्थायी स्मृति के लिए यह विधि अधिक उपयुक्त है। निरंतर विधि, इसमें एक ही बैठक में विषय वस्तु को बार बार दोहराकर याद किया जाता है। तात्कालिक स्मृति के लिए यह विधि उपयुक्त है। सक्रिय विधि, इस विधि के अंतर्गत कुछ करके, लिखकर या बोलकर किसी विषय वस्तु का स्मरण किया जाता है। निष्क्रिय विधि, इसमें मन ही मन पढ़कर या देखकर या सुनकर उस विषय वस्तु को याद कर लिया जाता है। बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह विधि उपयुक्त है। अवबोध विधि, इस विधि के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को अच्छी तरह से समझकर तार्किक ढंग से याद कर लिया जाता है। रटंत विधि, इस विधि में विषय वस्तु को बिना सोचे समझे बार बार दोहराकर केवल रट लिया जाता है। अब स्मृति का महत्व है। ठीक है, स्मृति के बिना शिक्षा संभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। असंभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य। इसके महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, स्मृति मस्तिष्क की एक बौद्धिक क्षमता है जिसके बिना अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। दूसरा, हमारे मस्तिष्क में संग्रहित ज्ञान, अनुभव, सूचना आदि के प्रत्यक्षीकरण के लिए स्मृति आवश्यक है। तीसरा, हमारी स्मृति व्यक्तित्व का प्रमुख अंग होती है, जिसके अभाव में हम सीखी गई बातें भूल जाते हैं। अर्थात शिक्षा के प्रभावशाली व उपयोगी होने के लिए स्मृति का होना आवश्यक है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। इसमें हमको 16 जो है कार्ड बनाने होते हैं। 16 हमें अर्थपूर्ण शब्द के कार्ड बनाने होते हैं और 16 जो है अर्थहीन। ठीक, ये देखिए ऐसे, ये अर्थपूर्ण शब्द है। जैसे हमने एक कार्ड बनाया, ये 5/3 इंचेस का बनता है। इसमें ईंधन और ऊर्जा, हमें 2 शब्द लिखने होते हैं और इसके पीछे साइड में हमें एक ही शब्द लिखना होता है। ठीक है, और आगे तरफ 2, ये अर्थपूर्ण और ये अर्थ, और ऐसे हमें जो है 16 कार्ड बनाने होते हैं अर्थपूर्ण शब्द के। अब ये अर्थहीन शब्द के कार्ड, जैसे काकज, जकज, ऐसे शब्द इसमें लिखने होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। ऐसे में इसके भी हमें 16 कार्ड ऐसे ही बनाने होते हैं। ठीक, ये बना के टोटल 32 कार्ड बनते हैं, 16 अर्थपूर्ण और 16 अर्थहीन। अब देखिए इसका प्रयोगात्मक पक्ष। सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है? प्रयोग का नाम है युग्म साहचर्य। प्रयोग का उद्देश्य अब हमें लिखना होगा इसके आगे। युग्म साहचर्य विधि द्वारा प्रयोज्य की स्मृति का अध्ययन करना। ठीक, अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्दों की स्मृति में अंतर का अध्ययन करना। अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्दों की स्मृति के आधार पर अधिगम वक्र के निर्माण का अध्ययन करना। ठीक, ये हमारे इसके क्या हो गए? उद्देश्य है। अब प्रयोज्य का विवरण देखिए। अब पहले हम इसमें नाम लिख लेंगे। ठीक, ये नाम है, उसकी एज लिखनी होगी, उसकी शिक्षा, वो किस क्लास का है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा, सामान्य है, उत्तम है, जैसा भी है। ठीक है, प्रयोग का समय लिखना होगा देखिए, और उसका दिनांक। ठीक, इतना हमें उसका प्रयोग का विवरण लिखना होगा। फिर प्रयोगकर्ता का विवरण, आपको नाम लिखना होगा। ठीक, एज लिखनी होगी, कक्षा लिखनी होगी, और इसके लिए आपको सामग्री की क्या क्या जरूरतें हैं ये भी आपको अपने फाइल में लिखना होगा। इसमें 16 कार्डों के 2 सेट, जिसमें से एक सेट में अर्थपूर्ण शब्दों के तथा दूसरे सेट में अर्थहीन शब्दों के युग्म होते हैं। और सेकंड चीज आपको क्या चाहिए? ग्राफ पेपर चाहिए। थर्ड, विराम घड़ी चाहिए। चौथा, लेखन सामग्री, पेंसिल, इरेजर वगैरह। तो ये आपको लिखना है। फिर प्रारंभिक तैयारी में क्या करना है? सर्वप्रथम चार्ट पर 5/3 इंच के 32 फ्लैश कार्ड बनाएंगे, 16, जिस पर 16 कार्डों पर अर्थपूर्ण और 16 कार्डों पर अर्थहीन शब्दों के युग्म लिखेंगे।
फिर शब्दों के युग्म में से कार्ड के एक तरफ युग्म शब्द लिखेंगे तथा दूसरी तरफ दोनों में से कोई एक शब्द, मतलब एक तरफ आपको, जैसे आपने लिखा था ईंधन और कोयला, जैसे लिख लिया ईंधन और कोयला, तो पीछे तरफ आपको क्या लिखना है, सिर्फ ईंधन या फिर कोयला, कोई एक चीज लिखेंगे, जिसमें से आप जब दोबारा बच्चे को एक बार कार्ड दिखाएंगे जिसमें आपको ईंधन और कोयला दिखाएंगे, दोबारा उसको आप जब कार्ड को पीछे पलटेंगे तो उसको उसमें से एक आप दिखाएंगे और दूसरा उसको खुद से बताना होगा। ठीक, ऐसे करना होता है। शब्दों के युग्म में से कार्ड की एक तरफ युग्म शब्द लिखेंगे तथा दूसरी तरफ दोनों में से कोई एक शब्द दूसरी तरफ लिख लेंगे। फिर कमरे का वातावरण शांत व हवादार होना चाहिए, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सावधानियां क्या रखनी है, कमरे में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लैश कार्ड बनाने के लिए मोटे कागज का प्रयोग किया गया हो। शब्दों को सरल तथा सुबोध रखा गया हो जिससे कि प्रयोज्य को आसानी से याद हो सके। ऐसे नहीं शब्द रख लीजिए जो बच्चों को याद ही ना हो, आसान रखिए शब्द जो बच्चे याद कर सके। लेखन सामग्री को व्यवस्थित किया गया हो। प्रयोज्य को बताया जाए कि प्रयोग केवल अध्ययन हेतु है। प्रयोग के समय की गई सावधानियां, प्रयोगकर्ता व प्रयोज्य के बीच दूरी इतनी हो कि प्रयोज्य आसानी से पढ़ सके, इतना नहीं कि दूर बैठाइए अपने स्टूडेंट को कि वो पढ़ ना पाए, पास बैठाइए ताकि उसको दिखाई दे। केवल कार्ड 2 सेकंड के लिए ही दिखाया जाए, सारे कार्ड आपको 2-2 सेकंड के लिए ही दिखाने हैं, 16 कार्ड्स। अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्दों को दिखाए जाने के मध्य समयांतराल होना चाहिए। जब आप अर्थपूर्ण शब्द दिखा ले, उसका प्रैक्टिकल कर ले, उसके बाद अर्थहीन शब्दों के लिए बीच में थोड़ा सा रुकिए, एकदम से अर्थहीन और अर्थपूर्ण साथ में मत कीजिए वरना बच्चा गड़बड़ कर देगा। प्रयोज्य के प्रतिक्रियाओं को सावधानी पूर्वक लिखा जाए, उसने जो भी प्रतिक्रिया दी हो उसको आप सावधानी पूर्वक नोट कीजिए। निर्देश, प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोज्य को निम्न निर्देश दिए गए। ठीक है, तो इसमें जो भी आप निर्देश देते हैं अपने प्रयोज्य को उसको भी आपको इसमें मेंशन करना है। जैसे आपको उसको निर्देश जो भी देंगे वो आपको इसमें लिखना होता है। जैसे इसमें लिखा है पहले आपको 16 अर्थपूर्ण तथा बाद में 16 अर्थहीन शब्द युग्म के कार्ड 2-2 सेकेंड के लिए दिखाए जाएंगे। फिर उसी क्रम में कार्ड के दूसरी तरफ का अकेला शब्द दिखाया जाएगा। मतलब आपको ये निर्देश देना है अपने स्टूडेंट को कि आपको पहले 16 अर्थपूर्ण और उसके बाद में 16 अर्थहीन शब्द युग्म दिखाए जाएंगे और उसके बाद आपको पीछे की तरफ का एक अकेला शब्द दिखाया जाएगा। आपको कार्ड पर शब्द युग्म के दूसरी तरफ लिखे अकेले शब्द को याद करके बताना है। अब उसमें जो पीछे तरफ एक अकेला शब्द लिखा है उसके साथ सीधे तरफ 2 शब्द जो लिखे थे तो वो सेकंड वाला शब्द क्या था वो उसको बताना है याद करके। यह कार्ड आपको तब तक दिखाए जाएंगे जब तक आप लगातार 3 बार सभी 16 कार्डों के सही उत्तर नहीं दे देते। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 16 कार्ड दिखा दिए और हर किसी का वो आप पलट के एक बताएंगे वो दूसरा सही बता देगा। अर्थपूर्ण वाले को तो कुछ हद तक सही बताएगा भी पर अर्थहीन वालों को इतनी जल्दी नहीं बता पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, तब तक दिखाते रहना है, वो बार बार वही प्रोसेस करना है जब तक वो सभी कार्ड के 16 कार्ड के 3 बार लगातार सही उत्तर नहीं दे दे। इस संपूर्ण प्रक्रिया में 1-1 मिनट का समयांतराल दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आपको कैसा लगा यह आपको एक कागज पर लिखकर व्यक्त करना है, या आपको अपने स्टूडेंट को निर्देश देना है कि आपको इस प्रक्रिया के बाद कैसा लगा, आपको ये लिखकर व्यक्त करना है। प्रयोग की विधि, अब देखिए इसकी विधि। प्रयोज्य को शांत एवं तनाव मुक्त वातावरण में बैठाया जाएगा। सबसे पहले 16 अर्थपूर्ण शब्द युग्मों के कार्ड को आगे से कम 2-2 सेकंड दिखाया जाएगा। मतलब जिधर आपके युग्म बने हुए हैं 2-2 शब्द लिखे हुए वो आपको दिखाना है, पीछे वाला नहीं दिखाना है। तत्पश्चात प्रयोग को युग्म का पहला शब्द पीछे से दिखाया जाएगा, फिर उसे दूसरा शब्द का युग्म पूछा जाएगा। मतलब उसमें पीछे आपने जो भी लिखा, जैसे ईंधन लिखा है तो आपको उसको पूछना है कि ईंधन के साथ क्या लिखा था। अगर वो बता पाता है तो आप टिक कर दीजिए, नहीं बता पाता तो वो भी आप टिक कीजिए। प्रयोज्य की प्रतिक्रियाओं को निरीक्षण तालिका में दर्ज किया जाएगा। अगर उसने सही बताया तो सही का टिक कीजिए, गलत बताया तो गलत का टिक कीजिए। अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द युग्मों को इस प्रक्रिया में तब तक दोहराया जाएगा जब तक प्रयोज्य लगातार 3 बार सभी युग्मों के सही उत्तर ना दे दे। फिर अंत में प्रयोज्य को अंतः दर्शन रिपोर्ट लिखने को, इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखने को कहा जाएगा। ठीक, अब देखिए निरीक्षण तालिका फिर आपको ऐसे बना के इसकी लगानी है। ये देखिए अर्थपूर्ण शब्द के युग्म है, देखो पूरे 16 है। सड़क, वाहन, ईंधन, ऊर्जा, कलम, दवात, ऐसे आपको 16 लिखने हैं। उसको 2-2 सेकंड के लिए दिखाने हैं। दिखा के उसके बाद आपको एक इसमें से बोलना है, सड़क सड़क दिखाना है आपको, उसके बाद पूछना है उसके साथ क्या लिखा था। तो देखिए इन्होंने इसके साथ जब पूछा तो ये नहीं बता पाया, तो ये गलत टिक हो गया। दूसरी बार फिर उसके बाद ईंधन ऊर्जा भी नहीं बता पाया, कलम दवात बता दिया तो सही। तो इसने इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 गलत बताए, बाकी सारे 16 में सही बता दिए। दूसरी बार जब फिर से यही कार्ड दिखाए गए
तो ये देखिए इसमें से कुछ ये पहला ये भी नहीं बता पाए ये, और ये नहीं बता पाए ये ये वाला गलत, पतंग और डोर वाला पहले नहीं बता पाया तो फिर वो बता ले गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार में वो बता दे और दूसरी बार में, जैसे मान लो उसे सूर्य चंद्रमा का उसने पहली बार में क्या किया, बता दिया, और दूसरी बार जब आपने वही दिखाया तो वो भूल गया, ऐसा भी होता है। तो वो एग्जैक्ट आपको वो जो बता रहा है आपको वही नोट करना है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दिया। फिर तीसरी बार में, 3 बार में भी इसके कितने 1 2 3 गलत है। फिर बाद में देखिए लास्ट टाइम तीनों सही, 3 बार उसको सही सही बताया है। इसमें इन्होंने 6 बार किया है, पर अगर आप चाहें तो आपके प्रयोग में बस एक बार से सही वाली लाइन आ जानी चाहिए। जैसे 4 बार है तो आप 4 बार तक ही नोट कर सकते हैं, इतना तक भी। ये देखिए फिर आपको ऐसे नोट करना है सही उत्तरों की संख्या। इसमें सही कितने आंसर थे 10, गलत कितने थे 6। फिर ऐसे 6 प्रयोगों में टोटल 0 0 0। पर आप अगर यहाँ तक भी करते हैं तब भी सही, किसी बस एक बार आपका 0 आ जाना चाहिए, वो सारे सही बता दे। फिर इसका ग्राफ आपको बनाना है। ये देखिए एक्स अक्ष पे क्या है, प्रयासों की संख्या कितनी 6, ठीक। वाई अक्ष पे कार्ड कितने हैं 16। तो पहली बार में पहले प्रयास में उसने 10 सही बताए, दूसरे प्रयास में 11 सही बताए हैं, तीसरे तीसरे प्रयास में 12 और चौथे प्रयास में 13, ठीक है। ये देखो 10 11 फिर 13, चौथे प्रयास में 16 है, सॉरी ये देखो, हाँ फोर्थ वाले में इसने कितने सही बताए हैं 16। इस तरीके से आपको ग्राफ अपना मेंटेन करना है। ये है आपका अर्थहीन शब्द, ठीक है। ये इसका वाला ग्राफ है अर्थहीन शब्द वाला, ये वाला, और वो अर्थपूर्ण का था। अब देखिए इसमें अर्थहीन शब्द हैं 16, ककज जकज मकज हकज, ऐसे ही सारे शब्द लिखे हुए। तो इसमें देखिए पहली बार में कितने गलत बताए 9, दूसरी बार में 7 गलत, फिर 7 गलत, 5 गलत, 5 गलत, 4 3 2 गलत। इस तरीके से इसमें देखो 9 प्रयास हो गए, क्योंकि ये वाले शब्द आसानी से नहीं याद होते हैं बच्चों को। देखिए ये क्या किया, पहले एक बार यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए एक बार ये सही बताया कमम चमम, फिर उसके बाद गलत बता दिया, फिर 2 बार सही बताया फिर गलत बता दिया, ऐसे भी होता है। ये नहीं कि एक बार जो सही बता दिया वो हर बार वो सही ही बताएगा, कभी गलत बताएगा कभी वही चीज को सही बताएगा। तो इसमें प्रयासों की संख्या कितनी 10, ठीक है। तो देखिए इसमें ये देखिए 10 नंबर तक इसमें किया गया है, 11 लिखे हैं पर 10 तक मेंशन किया गया 16। तो अब तब ये देखिए तीनों 16 इसमें सही आ गए, ठीक। इधर प्रयासों की संख्या हो गई, इधर कार्ड्स की संख्या है। आपको ऐसे करना, उसके बाद आपको इसका परिणाम नोट करना है। अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द युग्मों में से अर्थपूर्ण शब्द युग्मों के दैनिक व्यवहार में प्रयोग होने के कारण जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक। ये इसका परिणाम है। अर्थहीन शब्द युग्म उल्टे पुल्टे व कठिन होने के कारण तथा कोई अर्थ न निकलने के कारण देर से याद हो पाए, ठीक। अर्थहीन शब्द जो होते हैं वो देर से याद हो पाते हैं, आसानी से नहीं याद हो पाते हैं। प्रयोज ने ज्यादातर शब्दों को याद करने के लिए संबंध बनाकर याद करने का प्रयास किया। फिर परिणामों की व्याख्या, अर्थपूर्ण शब्दों की व्याख्या। अब आपको अर्थपूर्ण और अर्थहीन दोनों शब्दों की परिणामों की व्याख्या करनी होगी। प्रथम प्रयास में प्रयोज ने 10 सही बताए, 6 गलत उत्तर दिए। द्वितीय प्रयास में प्रयोज ने 11 सही 5 गलत उत्तर दिए। तृतीय प्रयास में क्या किया, 13 सही दिए 3 गलत दिए। ऐसे आपको हर प्रयास का लिखना है। ये देखिए 6 प्रयास आपके थे, अर्थपूर्ण शब्द में आपको 6 प्रयासों का इसमें लिखना है कि क्या क्या हुआ। चतुर्थ प्रयास में प्रयोज ने 16 सही उत्तर दिए और एक गलत उत्तर एक भी नहीं था। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अर्थहीन शब्दों की व्याख्या, अब देखिए प्रथम प्रयास, पहले प्रयास में प्रयोज ने 9 सही और 7 गलत उत्तर दिए। दूसरे प्रयास में प्रयोज ने 9 सही 7 गलत उत्तर दिए, ठीक। ऐसे ही आपको हर प्रयास का लिख लेना है। कितने 10 प्रयास। देखो 8वें प्रयास में विषयी ने 16 सही और एक भी गलत उत्तर नहीं दिया, 0 गलत उत्तर दिए। ऐसे आपको 10 प्रयास का आपको परिणाम लिखना होगा, ठीक। फिर निष्कर्ष, प्रयोज द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रयोज अर्थपूर्ण शब्दों को सरलता से साहचर्य स्थापित कर लेता है और सारे शब्द युग्मों को सरलता से याद कर लेता है। वही अर्थहीन शब्दों में साहचर्य स्थापित करने में कठिनाई होती है और उन्हें याद करने में अधिक समय लगता है, ठीक। फिर अंतःदर्शन युग्म साहचर्य प्रयोग करने के उपरांत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसे मुझे पहले पूर्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ी जिसको मैंने याद कर लिया। ये आपको बच्चे से लिखवाना है। फलस्वरूप मैंने 16 अर्थपूर्ण व्यवहारिक शब्द युग्मों के जवाब दिए। अर्थहीन शब्द युग्मों को पहचानने एवं
एवं उनको याद करने में मैं बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो शब्द युग्म मुझे याद होते गए। अतः इस प्रयोग को करने में मुझे हृदय से खुशी मिली तथा ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि ध्यान केंद्रित होगा तो जो भी हम याद करेंगे वो याद हो जाता है। तथा इस प्रयोग द्वारा मैंने यह भी सीखा कि यदि निरंतर हम अभ्यास करें तो उस विषय में हमारी गलतियां कम होती जाती हैं। अतः इस प्रयोग द्वारा मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। ठीक, अब इसमें आपको लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची, ये ऐसे आपको नीचे नहीं लिखनी है, आपको नए पेज पे लिखनी है। संदर्भ ग्रंथ सूची कभी भी ऐसे नहीं लिखी जाती है, वो नेक्स्ट पेज पे लिखी जाती है। भले ही आपकी आधा पेज खाली रह जाए, लेकिन आपको नए पेज से ही लिखनी है। ठीक, तो ये जहां जहां से लिखा गया है वो लिखा गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।